स्ट्रैटफोर्ड विश्वविद्यालय के हलचल भरे हॉल में हमारे नायक डैरल विदर्स्पून छात्र मार्गदर्शक और मेलमैन दोनों की भूमिका निभाते हैं और विश्वविद्यालय के दौरों पर उत्साही समूहों का नेतृत्व करते हुए जिम्मेदारियों को सहजता से निभाते हैं। जैसे ही दौरा समाप्त होता है, डैरल अपनी अथक कार्यनीति का प्रदर्शन करते हुए एक नए समूह के साथ एक और दौरे पर चला जाता है। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच कहानी डैरल के निजी जीवन पर केंद्रित हो जाती है। हमने उसे अपने कमरे में पृष्ठभूमि में टीवी पर बड़बड़ाहट के साथ एक संक्षिप्त झपकी लेते हुए पाया। उसकी शांति उसकी चिंतित माँ के एक कॉल से बाधित होती है, जो उसकी नौकरी की संभावनाओं के बारे में पूछती है। डैरल ने उसे कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद शीर्ष दावेदार के रूप में अपनी स्थिति के बारे में आश्वस्त किया, जिससे उसकी वित्तीय चिंताएं कम हो गईं। हालांकि जटिलताएं उत्पन्न होती हैं क्योंकि विश्वविद्यालय का ट्यूशन कार्यालय शुल्क भुगतान के लिए डैरल से संपर्क करता है। घटनाओं के एक हास्यास्पद मोड़ में वो नकली आवाज से उन्हें धोखा देता है, ये दावा करते हुए कि किसी ने उसे मार डाला है। इसके बाद कहानी डैरल की अतिरिक्त आय की निरंतर खोज में बदल जाती है। ब्लड बैंक में प्रचुर मात्रा में रक्तदान करने से लेकर शुक्राणु बैंक में खुद को खत्म करने तक उनके प्रयास एक हास्यपूर्ण मोड़ लेते हैं। एक अफ्रीकी हेयर ब्रेडिंग सैलून में बाल दान करके योगदान देने के उनके प्रयास के परिणामस्वरूप अप्रत्याशित निष्कासन होता है। जैसे ही रात होती है, डैरल का रूममेट टिम लेफ्लूर मकान मालिक की किराए की मांग का खुलासा करते हुए दृश्य में प्रवेश करता है। डैरल को आश्चर्यचकित करते हुए टिम ने दर्द और अभाव के माध्यम से सच्ची संतुष्टि की तलाश में मांस, शराब और सेक्स सहित विभिन्न सुखों को त्यागने के अपने फैसले का खुलासा किया। हंसी आती है, लेकिन टिम का दृढ़ विश्वास डैरल को संतुष्टि पाने के लिए अपनाए जाने वाले विविध रास्तों पर विचार करने पर मजबूर कर देता है। अगला दिन यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया में सामने आता है, जहां डैरल एक और काम में तल्लीन है। उसका सहपाठी स्कॉट उसके पास आता है और उस प्रतिष्ठित नौकरी के लिए डैरल की उपयुक्तता की प्रशंसा करता है, जिसे वे दोनों उसकी त्रुटिहीन योग्यताओं के कारण चाहते हैं। जैसे जैसे उनकी बातचीत आगे बढ़ती है, मनोरम जानूस के आगमन से जटिलता की एक परत जुड़ जाती है, जिससे डैरल स्पष्ट रूप से घबरा जाता है और स्कॉट उसका मजाक उड़ाने का मौका लेता है। कहानी प्रोफेसर एंगल द्वारा पढ़ाए जाने वाले अर्थशास्त्र वर्ग में स्थानांतरित हो जाती है, जिसमें स्माइथ बेस्ट कॉरपोरेशन के रांडेल टायसन की प्रस्तुति होती है। टायसन ने नौकरी की पूर्वापेक्षाओं की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें एक शानदार जीपीए, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, एथलेटिकिज्म और कंपनी से जुड़ाव शामिल है, जो मानदंड स्कॉट आसानी से पूरा करते हैं। प्रोफेसर ने घोषणा की कि कंपनी 5 फाइनलिस्टों में से एक विजेता का चयन करेगी। जैसे जैसे कक्षा आगे बढ़ती है, प्रस्तुत विषय पर स्कॉट और डैरल के बीच एक उत्साही बहस शुरू हो जाती है। दृश्य एक आइस हॉकी रिंक में बदल जाता है, जहां डैरल महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर अपनी नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अपने कोच से खेलने का मौका मांगता है। डैरल की लगातार अपील के बावजूद कोच ने इस विचार को खारिज कर दिया। निडर होकर डैरल अपने रूममेट हॉकी टीम के कप्तान टिम के पास हस्तक्षेप करने के लिए जाता है। जब एक स्टॉपर के रूप में अवसर दिया गया, तो डैरल के अनुभव की कमी महंगी साबित हुई। वो एक गोल बचाने में विफल रहा और कई पक हिट का सामना करना पड़ा। डैरल की वित्तीय स्थिति के बारे में चिंतित टिम चिंता व्यक्त करते हुए उसके पास जाता है। बेफिक्र डैरल ने उसे आश्वस्त किया। परिसर के मैदान की सफाई करते समय डैरल की नजर न्यूरोसाइकोलॉजी विभाग में एक सेमिनार का विज्ञापन करने वाले एक पुस्तिका पर पड़ती है, जिसमें अतिरिक्त आय अर्जित करने का मौका दिया गया है। सेमिनार के दौरान एक महिला एक अभूतपूर्व दवा पेश करती है, जो 5 मानवीय इंद्रियों को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ाने में सक्षम है। जैसे ही न्यूरोसाइकोलॉजी कार्यशाला शुरू होती है, छात्र दवा के संभावित दुष्प्रभावों के बारे में जानने के बाद धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल जाते हैं। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए डैरल अतिरिक्त नकदी के वादे के लालच में फंस गया। पूरी जानकारी से बेपरवाह वो भाग लेने के लिए सहमत हो जाता है और विस्तृत विवरण के लिए डॉक्टर थॉमस वेडन के कार्यालय में जाता है। डॉक्टर के कार्यालय में डैरल दवा की बारीकियों को सीखता है। हर रात उसके नितंबों में 6 सीसी इंजेक्शन लगाए जाते हैं। डॉक्टर वेडन ने उन्हें शुरुआती चरणों के दौरान संभावित भटकाव के बारे में आगाह किया। निडर डैरल अपनी योग्यता बढ़ाने की कोशिश में अगली रात एक केजिट फ्रेट पार्टी में भाग लेता है। पार्टी में वो जेनिस के साथ फिर से मिला और सफलतापूर्वक डेट हासिल की। हालांकि बिरादरी में शामिल होने के उनके प्रयास को स्कॉट से अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, जो उन्हें असंगत मानते हुए बिरादरी के सदस्यों को सुस्त करार देते हैं। आहत होकर डैरल ने पार्टी छोड़ दी। अपने कमरे में वापस निराशा बढ़ती है और डैरल दवा की पहली खुराक देता है।
अगली सुबह जैसे ही प्रोफेसर एंगल परीक्षा पत्र वितरित करते हैं, डेरिल की बदली हुई धारणा स्पष्ट हो जाती है। हर दिन आवाजें और रोशनी तेज हो जाती हैं, जिससे असुविधा दिखाई देने लगती है। पेंसिल की टिक टिक, घड़ी, चबाना और सहपाठी के हीरे के हार की चमक असहनीय हो जाती है। डेरिल के चेहरे, अभिव्यक्ति और शारीरिक भाषा में भारी बदलाव आता है, जिससे एक विस्फोट होता है। टोरेटे जैसे लक्षणों को देखने के लिए ही प्रोफेसर हस्तक्षेप करते हैं। निराश होकर डेरिल अत्यधिक प्रभावों के बारे में शिकायत करते हुए डॉक्टर वेडन से सांत्वना चाहता है। डॉक्टर ने उसे आश्वस्त किया, असुविधा के लिए दवा की प्रभावकारिता को जिम्मेदार ठहराया और वादा किया कि समय के साथ बेचैनी कम हो जाएगी। डेरिल की यात्रा एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है क्योंकि वो ड्रग परीक्षण में भाग लेने के अपने निर्णय के परिणामों से जूझ रहा है। जैसा कि डेरिल दवा के लिए अपने तंत्रिका मार्गों के समायोजन से जूझ रहा है, डॉक्टर वेडन नियंत्रण पाने के लिए अपनी इंद्रियों का व्यायाम करने का सुझाव देते हैं। प्रयासों के बावजूद डेरिल अपनी तीव्र इंद्रियों को प्रबंधित करने के लिए संघर्ष करता है, यहाँ तक कि अवरुद्ध इंद्रियों का सहारा भी लेता है। स्माइथ आधारित नौकरी के लिए फाइनलिस्ट के रूप में जगह न बना पाने से निराश होकर उसे टिम के प्रस्थान में सांत्वना मिलती है, जो नियंत्रण हासिल करने का प्रयास करता है। एक निर्णायक क्षण में डेरिल को पता चलता है कि वो वास्तव में अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। सामान्य से अति शक्तिशाली इंद्रियों की ओर बढ़ते हुए वो इस नई क्षमता की खोज करता है। विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के लिए रसोई कर्मचारी के रूप में काम करते हुए डेरिल की यात्रा में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है जब स्माइथ आधारित कंपनी अपने फाइनलिस्टों के साथ जश्न मनाती है। शुरू में चयनित नहीं होने के बावजूद डेरिल ने पैनलिस्टों को प्रभावित करने के लिए अपनी उन्नत इंद्रियों का उपयोग किया और छठे फाइनलिस्ट के रूप में एक स्थान हासिल किया, जो स्कॉट के लिए काफी निराशाजनक था। बाद में उस रात केजिड फ्रेट हाउस में डेरिल की सफलता जारी रही क्योंकि बोर्ड के सदस्यों ने स्कॉट के हस्तक्षेप के निरर्थक प्रयासों पर काबू पाने के लिए उसे कप्पा के रूप में प्रतिज्ञा दी। अपनी उपलब्धि का जश्न मनाते हुए डेरिल की बढ़ी हुई इंद्रियों ने अपनी दोस्त तान्या के साथ एक निजी बातचीत में जेनिस की इच्छाओं को प्रकट किया। अवसर का लाभ उठाते हुए डेरिल उनका स्वागत करता है और जेनिस को प्रभावित करने की कोशिश में उसकी प्रशंसा करने के लिए अपनी गंध की भावना का उपयोग करता है। वो डिनर डेट की योजना शुरू करते हुए उसे छोड़ने की पेशकश करता है। डेरिल की जीत के बीच टिम के रूप में एक छाया मंडराती है। न्यूरो बढ़ाने वाली दवा से अनजान डेरिल को अपने अपार्टमेंट में इंजेक्शन का उपयोग करते हुए देखता है। स्थिति की गलत व्याख्या करते हुए टिम ने मान लिया कि डेरिल ड्रग्स का आदी हो गया है। अगला दिन डेरिल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है क्योंकि वह अपनी कुशल स्केटिंग और गोलकीपिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करता है, कोच को प्रभावित करता है और आइस हॉकी टीम में स्थान सुरक्षित करता है। अभ्यास के दौरान डेरिल की त्वरित प्रतिक्रियाएं संभावित खतरनाक स्थिति को बचाती हैं, जिससे उन्हें सम्मान और प्रशंसा मिलती है। जैसे ही दृश्य एक अंतर कॉलेज आइस हॉकी मैच में बदल जाता है, टिप्पणीकार खेल के साथ स्ट्रैटफोर्ड विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में संदेह व्यक्त करते हैं। डेरिल, जो अब एक स्टॉपर है, एक गेम चेंजर बन गया है। प्रत्येक गोल को बचाते हुए वह इतिहास में पहली बार स्ट्रैटफोर्ड को जीत की ओर ले जाता है। जश्न का माहौल है, हर कोई डेरिल के असाधारण प्रदर्शन की सराहना कर रहा है। इसके बाद वह एक नौकरी के साक्षात्कार के लिए स्माइथ बेस्ट की ओर जाता है, जहां वह चतुराई से वो जानकारी भरता है जो स्कॉट अपने साक्षात्कार के दौरान चूक गया था। डेरिल साहसपूर्वक बोर्ड की अपेक्षाओं को पार करने की अपनी क्षमता का दावा करता है। टायसन ने प्रभावित होकर खुलासा किया कि निर्णय अंतिम प्रतियोगिता के 5 दिन बाद किया जाएगा। संभावित ग्राहक बॉब बेलवेदर और अर्लो विकर्स को प्रभावित करने के मिशन के साथ डेरिल को टायसन द्वारा गेम टिकट दिए जाते हैं। डेरिल आत्मविश्वास से भरपूर चुनौती से सहमत है। उस रात डेरिल ने अपने पाक कौशल का प्रदर्शन किया, जेनिस के लिए खाना बनाया और उसे लैंगस्टन ह्यूजेस के उद्धरण से प्रभावित किया, जबकि टिम पृष्ठभूमि में कवि के काम को पढ़ रहा था। हालांकि अंतरंग पल के दौरान क्षणिक निराशा उत्पन्न होती है। बिना किसी चिंता के डेरिल ने अगली रात जेनिस को साथ लेकर अपने परिवार को आश्चर्यचकित कर दिया। उसकी माँ उसके चरित्र से प्रभावित होकर जेनिस से उसकी प्रशंसा करती है। जाने से पहले डेरिल ने एक मर्मस्पर्शी संकेत में अपनी मां को वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे हार्दिक भावनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। छात्रावास में टिम ने डेरिल को एक बार फिर न्यूरो एनहांसिंग दवा का उपयोग करते हुए पाया, जिससे दवा के बारे में चिंतित पूछताछ हुई। डेरिल इसके सकारात्मक परिणामों से आश्वस्त होकर समझाने का प्रयास करता है, लेकिन नशे की लत के डर से टिम उसे चुनौती देता है। निडरता से डेरिल ने दोहरी खुराक का विकल्प चुना, जिससे अप्रत्याशित परिणाम सामने आए। अगले दिन डेरिल अपने अंगों में असुविधाजनक सुन्नता के साथ उठता है,
चलने का प्रयास करते समय संतुलन खो देता है। टिम डैरिल के संघर्षों को देखकर सहायता के लिए एक सहायता समूह के पास पहुंचता है। मार्गदर्शन की मांग करते हुए डैरिल ने डॉक्टर थॉमस को खुराक से अधिक होने के बारे में सूचित किया, जिससे पता चला कि सेरोटोनिन की वृद्धि ने उसके रिसेप्टर्स को असंवेदनशील बना दिया है। डॉक्टर बताते हैं कि अत्यधिक उपयोग के कारण एक समय में केवल 4 इंद्रियां ही काम करती हैं, 5वीं लगातार बदलती रहती है। निर्धारित उपाय के लिए डैरिल को 3 दिनों तक बिस्तर पर रहना पड़ता है, जिससे दवा उसके सिस्टम से बाहर निकल सके। हालांकि आसन प्रतिस्पर्धा के साथ डैरिल को एक अस्थिर दुविधा का सामना करना पड़ता है। निक्स गेम के लिए दृश्य मेडिसन स्क्वायर गार्डन में स्थानांतरित हो जाता है, जहां डैरिल टायसन और बेलवेदर के साथ विकस के आगमन को घबराहट से देखता है। जैसे ही खेल शुरू होता है, डैरिल को असुविधा का अनुभव होता है। शुरू में उसकी सुनने की शक्ति कम हो जाती है और राष्ट्रगान के लिए खड़े होने के क्षण को बियर लेने के अवसर के साथ भ्रमित कर दिया जाता है। इसके बाद उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है और वो खुद को एक अलग सीट पर एक असंबद्ध एकालाप में व्यस्त पाता है। विकस स्थिति को मनोरंजक पाते हुए डैरिल की हरकतों पर हंसते हैं। हालांकि अंततः डैरिल की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है, लेकिन एक खिलाड़ी के साथ टकराव के परिणामस्वरूप उसे अदालत में फेंक दिया जाता है। घटनाओं के अराजक मोड़ के बावजूद टायसन ने डैरिल को आश्वासन दिया कि वे अभी भी विकस के खाते को सुरक्षित कर रहे हैं। बाद में टिम ने एक लड़की को उनके कमरे में प्रवेश करते हुए देखा और संभावित संकट का संदेह करते हुए सहायता समूह को सूचित करने के लिए दौड़ पड़ा। लड़की लोरेन जेनिस की एक सोरोरिटी बहन डैरिल के साथ फ्लर्ट करने का प्रयास करती है। हालांकि डैरिल की विकृत इंद्रियां उसकी प्रगति को समझने की उसकी क्षमता में बाधा डालती हैं। जब अंततः स्पष्टता लौट आती है तो लोरेन उसे चूमता है, लेकिन जैसे ही डैरिल का शरीर सुन्न हो जाता है, वो अनुत्तरदायी बना रहता है, जिससे लोरेन निराश हो जाता है। जैसे ही लोरेन बाहर निकलता है, जेनिस कमरे में प्रवेश करती है और डैरिल को अपने अंडरवियर में फर्श पर पड़ा हुआ पाती है। परेशान होकर वो भ्रमित और अक्षम डैरिल को छोड़कर चली जाती है। टिम चिकित्सकों के साथ लौटते हुए ओवरडोज का संदेह करते हुए एपिनेफ्रिन शॉट देने का प्रयास करता है। हालांकि शॉट दिए जाने से पहले डैरिल जाग जाता है, जिससे संशयवादी टिम को दवा के बारे में सच्चाई का पता चलता है। अपनी लचीलापन साबित करने की कोशिश में डैरिल कप्पा हाउस का दौरा करता है, जहां स्कॉट उसे एक तीखा मुक्का मारता है। हर किसी को आश्चर्यचकित करते हुए डैरिल ने इसे आसानी से निगल लिया। उसकी स्वाद की बिगड़ा हुआ समझ पे के मजबूत स्वाद को छुपा रही थी। स्कॉट ने डैरिल पर बिरादरी की सबसे कमजोर कड़ी होने का आरोप लगाया, जिससे उसका शारीरिक परीक्षण किया गया। आश्चर्यजनक रूप से डैरिल अपनी सुस्त इंद्रियों के साथ छड़ी से मारने पर कुछ भी महसूस नहीं करता है। अगली सुबह स्ट्रेटफोर्ड के लिए एक महत्वपूर्ण आइस हॉकी मैच लेकर आती है, जिसमें डैरिल के प्रदर्शन पर उम्मीदें टिकी हुई हैं। दुर्भाग्य से उसकी बिगड़ती हालत के कारण खेल बाधित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप टीम को नुकसान हुआ। निडर होकर डैरिल अपने प्यार का इजहार करने के लिए जेनिस के कमरे में जाता है, लेकिन उसकी धुंधली आंखों के कारण गलती से टायसन उसे समझ लेता है। जेनिस भ्रम को महसूस करते हुए डैरिल को ऐसा व्यक्ति होने का दिखावा करने के लिए डांटती है जो वह नहीं है। जेनिस के साथ क्षति को ठीक करने का प्रयास करते हुए डैरिल ने उसे आश्वासन दिया कि चीजें सामान्य हो जाएंगी, लेकिन उसका भरोसा खत्म हो गया है और वह चली गई। निडर होकर डैरिल टिम से सांत्वना चाहता है और अंतिम नौकरी साक्षात्कार की तैयारी में सहायता मांगता है। टिम सहमत हैं और उनकी दोस्ती में एक महत्वपूर्ण मोड़ के लिए मंच तैयार हो रहा है। इस बीच स्कॉट के पिता स्कॉट का समर्थन करने के लिए हाई प्रोफाइल सलाहकारों की एक टीम का आयोजन करते हैं, जो उनके साथ सलाहकारों की तुलना में कैटर्स की तरह अधिक व्यवहार करते हैं। बिगड़ते हालात के बावजूद डैरिल पढ़ाई पर केंद्रित रहती है। हालांकि प्रतियोगिता के दिन उसका संघर्ष तेज हो जाता है। धुंधली दृष्टि के कारण एक बेघर आदमी से भयानक मुठभेड़ होती है, जो उसे लूट लेता है और उसे एक गली में नग्न अवस्था में छोड़ देता है। डैरिल को चमत्कारिक ढंग से एक दुकान में नए कपड़े मिलते हैं, लेकिन वो उस भड़कीले कपड़े को देखकर हैरान हो जाता है जिसे उसने पहन लिया। प्रतियोगिता कक्ष में पहुंचने पर डैरिल को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसकी जीभ सुन्न हो जाती है और वो गलती से खुद ही पेशाब कर देता है। यह महसूस करते हुए कि दवा उसके सिस्टम से निकल गई है, वो पॉलिएस्टर के अलावा अन्य सामग्रियों से एलर्जी का बहाना करके अपनी पोशाक का बचाव करता है। प्रतियोगिता आगे बढ़ती है, जिसका समापन डैरिल और स्कॉट के बीच एक गर्मागर्म अंतिम बहस में होता है। जब प्रोफेसर एंगल टाइब्रेकर प्रश्न पूछते हैं तो स्कॉट लड़खड़ा जाता है, जबकि डैरिल आगे निकल जाता है।
टायरोन द्वारा नौकरी की पेशकश की गई। डैरिल ने अपराध स्वीकार कर लिया और प्रतियोगिता में अपने तरीके से हेरफेर करने के लिए दवा का उपयोग करने की बात कबूल कर ली। रहस्य उद्घाटन ने सभी को चौंका दिया और डैरिल ने अपने परिवार और दोस्तों को पूरी कहानी खुलकर बताई। अपनी ईमानदारी के बावजूद टायरोन डैरिल को स्माइथ आधारित मेलरूम में नौकरी की पेशकश करता है और उससे अपने तरीके से काम करने का आग्रह करता है। फिल्म 1 साल बाद समाप्त होती है, जिसमें डैरिल को एक जूनियर विश्लेषक के रूप में दिखाया गया है, जिसने जेनिस के साथ सुलह कर ली है और अपने परिवार को एक नए पड़ोस में स्थानांतरित कर दिया है।